हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए पहला क्लास आ चुका है MSN 1, जो कि पेपर 1 होता है आपका। ठीक है, तो उसका जो है हम MSN 1 का लेकर आए हैं। इसको कहा जाए तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, ये सब चीज़ तो हम बता भी चुके हैं। ठीक है, देखिए GNM सेकेंड ईयर और टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी को शब्दावली कहते हैं या इसी को आप डिफिनीसन कहिए, मेन मकसद वही है। ठीक है, हमको चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और वहाँ पे आपको मतलब नहीं पता रहेगा चीज़ें का, तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए अभी 1-2 सप्ताह लगेगा हम इस सारे सब्जेक्ट का जितने भी लगभग 30, 40, 50 से महत्वपूर्ण जो डिफिनीसन है उसको समझ लेंगे। आपका एग्ज़ाम में भी आता है। ये बातें अलग है कि इस बार डिफिनीसन नहीं पूछा गया है MP में, और अदर स्टेट में भी लगभग नहीं पूछा जाता है। बहुत एक आधी स्टेट है जहाँ पे डिफिनीसन पूछा जाता है और अदर स्टेट में डिफिनीसन नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को समझने के लिए ये सब ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, तो क्यों नहीं हम पढ़ लें। ओके, चलिए देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस क्या होता है देख लीजिए। मसूड़ों का पर्दा होना, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स इज कॉल्ड जिंजीवाइटिस। मतलब जो मसूड़ा होता है ना, उसमें सूजन हो जाएगा, उसमें पर्दाह दर्द होगा, तो उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जिंजीवाइटिस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इन्फ्लामेशन ऑफ द जम्स इज कॉल्ड क्या, तो आपको जिंजीवाइटिस लिखना पड़ेगा। ओके, दूसरा है पायरिया। क्या होता है देख लीजिए। पायरिया क्या होता है, इंग्लिश देख लीजिए, PYORRHOEA, पायरिया। समझ गए। यह दांतों के चारों ओर पाए जाने वाले टिश्यू की इन्फ्लामेटरी डिजीज है। आप लोग देखते होइएगा कि पायरिया में क्या होता है, तो जो दांत होता है देखते होइएगा उसके चारों ओर जो है दांत के एक कैविटी सा लग जाता है। ठीक है, तो वही आपका पायरिया होता है। तो यही है, ये दांतों के चारों ओर पाए जाने वाले टिश्यू, मतलब ऊतक, जो कि हमारा शरीर का सब भाग ऊतक से ही बना है, तो दांत भी ऊतक से ही बना है, तो चारों ओर के ऊतक में इन्फ्लामेटरी डिजीज होना पायरिया कहलाता है। क्या इंग्लिश क्या है पायरिया का, देख लीजिए। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द टिश्यू फाउंड अराउंड द टीथ। बहुत आसान है कि इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज। यह एक क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज रोग है। ऑफ द टिश्यू, ऊतक का, फाउंड अराउंड, जो पाया जाता है दांत के चारों ओर। यह एक ऐसे ऊतक का रोग है जो दांत के चारों ओर पाया जाता है और यह इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है। समझ गए। चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा डेंटल कैरीज है। डेंटल कैरीज क्या होता है समझिएगा। अभी जो हम ये देख रहे हैं मुंह से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड ही हैं। दांतों का ब्रेक डाउन डेंटल कैरीज कहलाते हैं। ठीक है, दांतों का ब्रेक डाउन डेंटल कैरीज कहलाते हैं। ठीक है, देख लीजिए। इसे टूथ डीके या टूथ कैविटीज भी कहते हैं। इसे टूथ डीके या फिर टूथ कैविटीज भी कहते हैं। नहीं कहता है कि ये इससे कैविटी, दांतों में कैविटी लगा हुआ है, तो इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं। ठीक है, दांतों का ब्रेक डाउन या डेंटल कैरीज कहलाता है। इसे टूथ डीके या टूथ कैविटीज भी कहते हैं। ठीक है, कैविटीज लगना, समझ गए। चलिए देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, हम जो पढ़ रहे हैं MSN पढ़ेंगे, जिसमें 2 पार्ट होगा, MSN 1 और MSN 2। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, CHN, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ है, इसमें आपका मेंटल से रिलेटेड बीमारी, मानसिक रोग से रिलेटेड बीमारी और कुछ चीज़ें और दर पढ़ते हैं। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सिद्धांत वगैरह, बच्चा का वृद्धि विकास, रिफ्लेक्सेज और बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। MSN है, इसमें आप दवाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे बीमारी के बारे में, उसका सर्जरी मैनेजमेंट, उसका मेडिसिन मैनेजमेंट, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट बीमारी का, तो ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही सब तो हम देख रहे हैं, बीमारी ही तो देख रहे हैं ना। डेंटल कैरीज क्या होता है, तो द ब्रेक डाउन ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। क्या चीज़, द ब्रेक डाउन ऑफ टीथ, मतलब टीथ का ब्रेक डाउन ही डेंटल कैरीज कहलाता है। इट इज एल्सो कॉल्ड, मतलब इसे और भी कहा जाता है टूथ डीके या टूथ कैविटीज। समझ गए। चलिए
चौथा देखिएगा हेलिटोलोसिस है, ठीक है, हेलिटोसिस है, हेलिटोसिस क्या होता है, तो मुंह से बदबू का आना हेलिटोसिस कहलाता है। सिंपल से वर्ड है, मुंह से बदबू आना ही हेलिटोसिस कहलाता है, ठीक है, हेलिटोसिस। बैड ब्रेथ कमिंग फ्रॉम द माउथ इज कॉल्ड हेलिटोसिस। मतलब बैड मतलब बुरा, ब्रेथ मतलब श्वास, दुर्गंध, और कॉमिंग मतलब आना, फ्रॉम द मतलब से, माउथ मतलब मुंह से, कॉल्ड कहा जाता है हेलिटोसिस। मतलब बुरा श्वास यानी बदबू आता है मुंह से कहलाता है हेलिटोसिस। मतलब मुंह से बदबू आना ही क्या कहलाता है, या दुर्गंध आना ही जो है क्या कहलाता है, हेलिटोसिस कहलाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्लेसिया क्या होता है। एक्लेसिया क्या होता है, यह एक एसोफिगल डिसऑर्डर है जिसमें कार्डियक एस्फिंक्टर के शिथिल हो जाने के कारण एसोफेगस से आमाशय में जाने वाला भोजन मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए एक्लेसिया यह एक ओसोफेगल डिसऑर्डर है, यह एक क्या है, आहार नाल के विकार है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा मुंह से भोजन आता है, नाक से श्वास आता है, यहाँ पे एक आपका क्या होता है, इंस्पेक्टर लगा होता है जो यह डिसाइड करता है कि हवा आ रहा है श्वास के थ्रू या फिर मुंह के थ्रू भोजन आ रहा है। तो इसको पता चल जाएगा कि भोजन आ रहा है तो ये क्या करेगा, श्वास नली जो इधर वाला है इसको बंद कर देगा और भोजन डायरेक्ट आहार नाल के थ्रू आमाशय में चला जाएगा। अगर इंस्पेक्टर इसको नहीं बंद करेगा श्वास वाले को, तो भोजन क्या होगा, फेफड़ा वाले श्वास नली में आ जाएगा और व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, खोलता है और बंद करता है, कब खोलना है कब बंद करना है इसको पूरा अच्छे से पता है। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते होइएगा हिचकी आपको लगने लगता है, क्यों लगने लगता है, तो यही भोजन जो है यहाँ पे आके अटक सा जाता है, इसी इंस्पेक्टर चौराहे पर आकर अटक जाता है, जिससे भोजन ना आपका न ये डिसाइड कर पाता है कि हमें किधर भेजना है और न इसे डिसाइड कर पाता है कि हवा है तो हम किधर भेजें और भोजन है तो किधर भेजें, ये डिसाइड नहीं हो पाता है। और भोजन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे वो बेचारा असमंजस में पड़ जाता है कि हम किधर भेजें, और उस दौरान जो है क्या होता है, व्यक्ति को हिचकी होने लगता है। ठीक है, अगर कुछ देर वो व्यक्ति पानी ना ले और उसे धकेल कर भोजन नली में ना भेजे तो व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है भोजन के समय हमेशा पानी लेकर बैठे। ठीक है, तो ये एक्लेसिया एक ओसोफेगल डिसऑर्डर है जिसमें जो कार्डियक इंस्पेक्टर होता है यह रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण ओसोफेगस से मतलब जो आहार नाल से भोजन जो आमाशय में जाता है उस जाने में ही बाधा होने लगता है, इसी को एक्लेसिया कहते हैं। ठीक है, एक्लेसिया का आप लोग देख लीजिए, इट इज़ एन ओसोफेगल डिसऑर्डर, यह क्या है, एक ओसोफेगल डिसऑर्डर है इन बीच द जिसमें पासेज ऑफ फूड फ्रॉम द ओसोफेगस टू स्मोकेड। ठीक है, बीच इज द पासेज मतलब जाता है, फूड भोजन, फ्रॉम एसोफेगस से आमाशय में, बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू रिलेक्शन ऑफ द कार्डियक इंस्पेक्टर, मतलब जो आमाशय से, ठीक है, जो भोजन पासेज करता है ओसोफेगस टू आमाशय में, तो यह अवरुद्ध होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, कारण किसके कारण, रिलेक्शन शिथिल होने के कारण कार्डियक इंस्पेक्टर के। मतलब यह एक ओसोफेगल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो भोजन ओसोफेगस से जो आमाशय में जाता है उसमें रुकावट पैदा होता है, किसके कारण, यह कार्डियक इंस्पेक्टर के शिथिल होने के कारण, और जिससे जो है भोजन ओसोफेगस से आमाशय में जाने में समस्या होता है, यही एक्लेसिया होता है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस क्या होता है देख लीजिए, आमाशय तथा छोटी आंत की लाइनिंग में होने वाले प्रदाह को गैस्ट्रोएंटाइटिस कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोएंटाइटिस क्या होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है साथियों, आमाशय कहा जाए तो पेट और छोटी आंत, पेट और छोटी आंत कनेक्ट होता है, और इसी कनेक्ट के जो लाइनिंग होता है उसी में प्रदाह होना ही गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आपका आमाशय है, ठीक है, इधर जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे एक लगा हुआ है पाइलोरिक बाल्ब, और पाइलोरिक बाल्ब के बाद जो है आपका छोटी आंत शुरू हो गया। ठीक है, ये छोटी आंत है, तो इस दोनों के जो लाइनिंग है इस लाइनिंग पर ही प्रदाह होना ही क्या कहलाता है, गैस्ट्रोएंटाइटिस कहलाता है। समझ गए?
चलिए अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, द इन्फ्लामेशन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इंग्लिश में और आसान है, द इन्फ्लामेशन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ओके, चलिए 7 नंबर का है एनल फिस्टूला। एनल फिस्टूला देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिस्टूला का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होइएगा कि फिस्टूला का मतलब होता है कि एक पैर यहाँ पे लगा हुआ है और एक पैर इसको ठीक नज़दीक यहाँ पे लगा हुआ है। अब जैसे जैसे ये भी पैर मोटा होगा, आगे बढ़ेगा तो मोटा होगा, ये भी पैर जो है अपना वृद्धि विकास करके मोटा होगा और ये भी पैर अपना अपना विकास करेगा, ठीक है। और इस इधर इसका जड़ हुआ, अब मान गए आगे चला और ये इधर मुड़ गया, ठीक है। पैर किधर भी मुड़ सकता है विकास होने के बाद, ये इधर मुड़ गया और इधर ये सीधा गया, ये पैर सीधा गया। अब ये पैर सीधा है, ये पैर सीधा है, लेकिन ये पैर आके इधर मुड़ गया। अब इधर मुड़ने से इसका ये इसमें ज्वाइंट हो गया, ठीक है। और ज्वाइंट हो जाने के बाद फिर ये अब मुड़कर इधर निकल गया और फिर ये अपना सीधा निकल गया। तो यह जो ज्वाइंट होता है, जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, इसी को हम लोग फिस्टूला कहते हैं। फिस्टूला कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग फिस्टूला कहते हैं। सीधा समझिए कि जैसे ये शरीर का एक अंग है, ठीक है, और एक शरीर का अंग जो है आपका इधर भी है, लेकिन किसी न किसी कारण से ये आकर इधर मिल गया, ठीक है, और यहाँ मिल गया तो इसी भाग को मिलने को भाग को जो इससे कनेक्ट हो गया, इसी को फिस्टूला कहते हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर भी आपका बहुत सारे फिस्टूला बन जाते हैं, जो शरीर के कोई जो जगह होता है वहाँ पे जो चीज़ें होता है वह दूसरे ऑर्गेन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए फिस्टूला क्या होता है, यहाँ पे आसान भाषा में एनल कैनल, एनल फिस्टूला पढ़ रहे हैं इसलिए देखिए, एनल कैनल तथा पेरियनल स्किन के मध्य पाए जाने वाले एबनॉर्मल कम्युनिकेशन और ओपनिंग को फिस्टूला कहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल कम्युनिकेशन और ओपनिंग फाउंड बिटवीन द एनल कैनल एंड पेरिनल स्किन इज कॉल्ड फिस्टूला, इज कॉल्ड एनल फिस्टूला, ठीक है। देखिए फिस्टूला आप लोग नॉर्मली समझ गए होंगे कि एक ऑर्गेन का दूसरे ऑर्गेन में जाकर कनेक्ट हो जाना, यही जो है फिस्टूला होता है, ठीक है। या फिर शरीर के किसी भी पार्ट में खोखला है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मसल्स है, तो वहाँ पे भी अगर आपका किसी न किसी कारण से वहाँ पे एक होल सा बनेगा, एक छिद्र सा बनेगा, और वह छिद्र जो है किसी दूसरे ऑर्गेन में जाकर प्रवेश कर जाएगा, तो वही जो है फिस्टूला हो जाता है, ठीक है ना। एक होल सा रास्ता तैयार होता है अंदर ही अंदर, ठीक है, और यह रास्ता जो है चलते चलते आगे किसी अदर ऑर्गेन के बीच में जाकर यह क्या होता है, अपना रास्ता बना लेता है। नहीं देखते होइएगा कि जैसे शरीर में कोई आपका जो है कोई कीड़ा जो है प्रवेश करेगा, कोई कीड़ा प्रवेश करेगा, ठीक है, शरीर में कोई कीड़ा प्रवेश किया। अब एक कीड़ा अपना रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएगा तो यह छिद्र करते जाएगा ना, यह होल करते जाएगा, और यह इसका मन है जिधर जाए तो यह जहाँ जहाँ होल करते जाएगा तो यही जो है आपका फिस्टूला बनते जाता है, एक मार्ग तैयार करते जाता है, और जाकर कहीं दूसरे अंग से भी यह कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे अंग में भी प्रवेश कर जाएगा तो वहाँ भी फिस्टूला बना देगा। मतलब फिस्टूला एक छिद्रीय रास्ता है जो एक मार्ग तैयार होता है अंदर ही अंदर, ठीक है, समझ गए। यह किसी दो ऑर्गेन के बीच में भी हो सकता है। तो वही कहता है कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, एबनॉर्मल मतलब असमान संरचना, असमान जो है कम्युनिकेशन या ओपनिंग मतलब खुलता है, फाउंड मतलब पाया जाता है, बिटवीन द एनल कैनल एंड पेरिनल स्किन इज कॉल्ड फिस्टूला। समझ गए। चलिए 8वां नंबर का देखिएगा, एनल फिशर क्या होता है। फिशर और फिस्टूला दोनों में अंतर है। एनस की लाइनिंग में पाए जाने वाले स्मॉल टीयर या क्रेक एनल फिशर कहलाता है, ठीक है। देखिए कभी कभी आप लोग देखते होइएगा कि आप अगर कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा कब्ज बन जाता है, बहुत ज़्यादा कब्ज होता है, तो वो बहुत ज़ोर से अपना मल त्याग करेगा, और उसी दौरान उसका जो है जो मल का रास्ता होता है वहाँ पे जो है क्रेक सा आ जाता है, क्रेक सा हो जाता है। अब क्रेक होने से उसमें से ब्लड वगैरह जाने लगता है, ठीक है। तो यही कहता है कि एनस के लाइनिंग में पाए जाने वाले स्मॉल टीयर या क्रेक एनल फिशर कहलाता है। समझ गए। चलिए
एनल फिशर देखिए क्या होता है इंग्लिश में, ए स्मॉल टीयर और क्रेक इन द लाइनिंग ऑफ द एनस इज कॉल्ड एनल फिशर। मतलब ए स्मॉल टीयर और क्रेक, मतलब स्मॉल टीयर या फिर क्रेक इन द लाइनिंग किसके लाइनिंग ऑफ द एनस, एनस के लाइनिंग में स्मॉल टीयर या क्रेक होना ही जो है एनल फिशर कहलाता है। समझ गए। चलिए, रोग क्या होता है, रोग को आपको समझना होगा। इल या डिजीज, रोग शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर का एक अथवा अनेक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, किसी को अगर शरीर में रोग होता है तो शरीर अथवा शरीर के कोई अन्य भाग या अनेक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। यह एक ऐसा अवस्था होता है, सिचुएशन व्यक्ति का होता है जहाँ पे व्यक्ति का शरीर का एक भाग अथवा अनेक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, इसका देख लीजिए, इल या डिजीज का इंग्लिश, डिजीज इज सच ए कंडीशन ऑफ द बॉडी। मतलब रोग जो है, डिजीज जो है एक ऐसा कंडीशन है, स्थिति है बॉडी का, इन विच जिसमें वन और मेनी पार्ट, जिसमें एक और अनेक पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब शरीर के बिकम यूनेबल टू फंक्शन, मतलब कार्य करने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है, और यही जो है आपका डिजीज कहलाता है। डिजीज इज ए सच ए कंडीशन ऑफ द बॉडी इज भी इन विच वन और मोर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का, बिकम यूनेबल मतलब होता है असमर्थ, टू फंक्शन कार्य करने में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। चलिए, इंग्लिश वाले चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और अगर आपका इंग्लिश बैठाने आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थ्रोम्बोसिस के बारे में देखेंगे। थ्रोम्बोसिस बहुत अच्छा है, देख लीजिए। रक्त परिवहन मतलब समझ रहे हैं ना कि रक्त के भ्रमण, रक्त के परिवहन के किसी भी भाग में रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट बनना ही थ्रोम्बोसिस कहलाता है, जो कि रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे ये समझिए ब्लड वेसल्स है, यहाँ से होकर ब्लड कोई जो है बह सकता है, समझ लीजिए एक प्रकार से यह ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब वो ब्लड वेसल्स वेन हो सकता है, आर्टरी हो सकता है, कैपिलरीज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा ब्लड सप्लाई बहता है, परिवहन होता है। अब देखिए, यह एक नली टाइप से एक वाहिका है, तो होता यह है कि इसमें किसी न किसी कारण से इसके किसी भाग में जो है ब्लड का क्लॉट बन गया। ठीक है, ब्लड थक्का बन गया, जम गया। अब जो पहले रास्ता था और यह ब्लड क्लॉट बन गया, तो आपको जब पता है कि ब्लड अगर किसी भी वाहिका में ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो इसका रास्ता घेर देगा, रास्ता कम हो जाएगा, ब्लड प्रवाह कम हो जाएगा। ठीक है, रुकावट में पैदा, ब्लड प्रवाह के रुकावट में पैदा आने लगेगा, तो यही थ्रोम्बोसिस कहलाता है कि रक्त परिवहन में जो रक्त वाहिका है उसमें किसी न किसी कारण से रक्त का थक्का बनना ही थ्रोम्बोसिस कहलाता है, जो बनने के बाद रक्त में तो रुकावट पैदा प्रवाह में करता ही करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए थ्रोम्बोसिस का एक और देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट इन एनी पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो। ठीक है, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए थ्रोम्बोसिस एक प्रक्रिया है, थ्रोम्बोसिस एक प्रक्रिया है जो ब्लड क्लॉट बनने को कहते हैं। अब ये होता कहाँ है, ब्लड क्लॉट कहाँ होता है, तो जो ब्लड जिससे होकर फ्लो होता है, बहता है, नली वाहिका, उसी में यह क्लॉट हो जाता है। अब जैसे ही किसी भी पाइप से पानी जा रहा है और उसमें हम कोई एक रोड़ा, एक कोई बड़ा सा चीज़ उसमें हम रख देंगे तो उसको घेर देगा, तो उसमें तो उसके ब्लड पानी उस पार पाइप से जा रहा है, उसमें तो अवरुद्ध होगा ही होगा। सेम उसी प्रकार से थ्रोम्बोसिस भी है, किसी न किसी कारण से जो रक्त वाहिका है जिसके द्वारा रक्त जो है फॉलो होता है ब्लड वेसल्स से, तो उस ब्लड वेसल्स में किसी न किसी कारण से ब्लड कलेक्ट हो जाता है, ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लड वेसल्स के किसी भी भाग में, और जिसके कारण जो है क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट आता है ब्लड फ्लो में। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया फिर से, तीव्र ग्राहिता एलर्जी के बारे में देख लीजिए। एलर्जी क्या होता है, आप लोग देखते होइएगा कि बहुत बार कहा जाता है एलर्जी एलर्जी एलर्जी। देख लीजिए एलर्जी क्या है, तीव्र ग्राहिता इसको हिंदी में कहते हैं।
तीव्र ग्राहिता एक असमान स्थिति है। सीधा सीधा समझिए, यह एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है। क्योंकि जब किसी को एलर्जी होता है तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा उसको जो है मन में बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, नोचता है उसको किसी जगह पर, बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग, सर्दी हो सकता है, पानी जाने लगेगा, मतलब विभिन्न चीज़ों से जो है एलर्जी होने लगता है, इरिटेट होने लगता है व्यक्ति। तो वह समान स्थिति होगा नहीं, तो यह एक असमान स्थिति है जिसमें बॉडी टिश्यू मतलब शरीर का ऊतक किसी बाहरी एंटीजन या एलर्जन के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। अब आपसे जिस चीज़ के प्रति आपको एलर्जी होगा तो आप उसके संपर्क में आते ही जो है आपका जो बॉडी का टिश्यू है वह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और उसके प्रति रिएक्शन दर्शाने लगेगा, और यही जो है क्या होता है, आपका एलर्जी होता है। समझ रहे हैं? समान टाइप 1 अति संवेदनशीलता को ही तीव्र ग्राहिता कहा जाता है। मतलब जो नॉर्मल टाइप 1 जो होता है इसी को हम लोग हाइपर सेंसिटिव एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या समझे कि तीव्र ग्राहिता यानी एलर्जी एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का टिश्यू किसी बाहरी एंटीजन या एलर्जन या किसी वस्तु, किसी भी चीज़ के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया दर्शाने लगता है। जैसे ही आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी होता है, अगर उसके संपर्क में आप जाते हैं तो तुरंत आपका जो बॉडी है, बॉडी का जो टिश्यू है वह एक्टिव हो जाएगा और आपको परेशानी होने लगेगा। तो यही जो है आपका एलर्जी होता है। समझ गए? चलिए इंग्लिश में देख लीजिए क्या होता है एलर्जी। एनाफाइलेक्सिस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच बॉडी टिश्यू ओवर रिएक्ट टू ए फॉरेन एंटीजन और एलर्जन। क्या कह रहा है? फॉरेन मतलब क्या होता है? बाहरी। समझ गए ना? फॉरेन मतलब क्या होता है? फॉरेन मतलब क्या होता है? बाहरी होता है। समझ गए? एनाफाइलेक्सिक मतलब तीव्र ग्राहिता, इसी को हम लोग एलर्जी भी कह सकते हैं। एलर्जी इज एन एबनॉर्मल कंडीशन मतलब यह एक असमान स्थिति है इन विच जिसमें बॉडी टिश्यू मतलब शरीर के ऊतक ओवर रिएक्ट मतलब अति सक्रियता टू ए फॉरेन एंटीजन मतलब बाहरी एंटीजन और एलर्जन के प्रति जो है बॉडी के टिश्यू ओवर रिएक्टिव होने लगता है, और यही जो है आपका एलर्जी कहलाता है। टाइप 1 का हाइपर सेंसिटिविटी इज जनरली रिफर टू एज एलर्जी। टाइप 1 का जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है यह जो है आपका एलर्जी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए एकदम अच्छे से रुक के हम बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अस्थमा या दम्मा क्या होता है? बहुत अच्छा है। दम्मा या अस्थमा श्वसन नली का एक ऐसा रोग है। सबसे पहले समझिए, दम्मा या अस्थमा वही होता है, यह एक श्वसन से संबंधित रोग है और ये होता कहाँ है? श्वास नली का एक रोग होता है, ट्रेकिया का एक रोग है। ओके, जिसमें ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तथा सांस नली की पेशियाँ सिकुड़ जाती है। देखिए, अस्थमा या दम्मा एक ऐसा श्वास नली का विकार है, समस्या है, जिसमें आपको ब्रोंकस जो होता है, जो ब्रोंकस, ये जो ब्रोंकस होता है इसमें किसी न किसी कारण से इन्फ्लामेशन होता है। अब यह इन्फ्लामेशन होने से जो ये श्वास नली है जो एक नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होकर यह क्या होता है आपका सिकुड़ जाता है, यह सिकुड़ जाता है। अब जाहिर सी बातें है कि कोई चीज़ें पहले 1 इंच के है, दूसरे टाइम में वह जो है 1/2 इंच का हो गया, तो जो 1 इंच के पाइप है उससे आप पानी फ्लो करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब उसी पानी को आप 1/2 इंच के पाइप से अगर आप फ्लो करेंगे उसको बहाएंगे तो कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा या फिर दिक्कत होगा पानी फ्लो में। सेम कंडीशन यहाँ भी है। ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन होता है, श्वास नली का एक रोग होता है, और इन्फ्लामेशन होने से जो सांस नली है, यह सांस नली का जो मसल्स जो पेशियाँ है यह स्पाज्म कर जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से जगह कम हो जाता है नली का, नली पतला हो जाता है, जिससे जो एयर है वह एक उचित मात्रा में हमें नहीं मिल पाता है फेफड़ा को, जिससे जो है व्यक्ति को दम घुटता है, श्वास लेने में परेशानी होता है, और वही जो है दम्मा होता है। ठीक है, अतः अधिक मात्रा में बलगम का निर्माण होता है। अब जैसे ही पेशियाँ सिकुड़ जाता है तो सिकुड़ने से जो आपका बलगम होता है, यह स्पुटम जो होता है ये अत्यधिक निर्माण होने लगता है इसी श्वास नली में। ठीक है, जिससे श्वसन मार्ग संकरा हो जाता है, जिससे जो श्वसन मार्ग होता है धीरे धीरे
सूजन होने लगता है श्वसन मार्ग उस नली में, ठीक है, किसके कारण? बलगम के अत्यधिक निर्माण के कारण, और रोगी को सांस लेने में परेशानी हो जाती है। अब चूंकि एक तो सिकुड़ गया ही है नली, उसके बाद सिकुड़ने से उसमें बलगम निर्माण अधिक हो गया है। अब बलगम निर्माण उसमें अधिक हो गया है तो उसको संकरा कर ही देगा, मतलब उसके मार्ग को क्या करता है? ब्लॉक करने लगता है यह बलगम, और धीरे धीरे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगता है, वही अस्थमा या दम्मा होता है। ओके, चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। अस्थमा वही है, दम्मा या अस्थमा वही होता है। अस्थमा इज ए डिजीज ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहला समझिए कि अस्थमा जो है या दम्मा जो है यह रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एक रोग है, डिजीज है, इन विच जिसमें इन्फ्लामेशन ऑक्वर्स इन द ब्रोंकस एंड द मसल्स ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इज कंट्रैक्ट, मतलब स्पाज्म हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अस्थमा इज ए डिजीज ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन विच इन्फ्लामेशन, जिसमें इन्फ्लामेशन ऑक्वर्स इन द ब्रोंकस, जिसमें ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन होता है, एंड जो मसल्स होता है, एंड द मसल्स ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट मतलब स्पाज मतलब सिकुड़ जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, देयरफॉर इसलिए एक्सेसिव म्यूकस इन प्रोड्यूस्ड, जिसमें क्या होता है उस नली में अत्यधिक म्यूकस यानी वही बलगम का निर्माण हो जाता है, विच नैरो द एयरवे, जिसमें हवा जो होता है हवा का रास्ता जो होता है वह कम हो जाता है, एंड मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट टू ब्रीथ, मतलब एंड मेक्स इट जो बनाता है क्या? डिफ़िकल्ट, कठिनाई पेशेंट को ब्रेथ लेने में, जो क्या करता है पेशेंट को, रोगी को कठिनाई करता है श्वास लेने में, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी देखिए। देखिए ट्रेकियोस्टोमी आपका एक प्रोसेस है, यह ट्रेकिया से रिलेटेड है। ट्रेकिया जो होता है ना, इसमें सर्जरी करके एक आर्टिफिशियल एक आपका बाहर से आपका रास्ता बनाया जाता है श्वसन करने के लिए, तो यही ट्रेकियोस्टोमी होता है, ठीक है। देख लीजिए, ट्रेकियोस्टोमी यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सर्जरी वाला है, ठीक है, जिसमें रोगी को ट्रेकिया या श्वास नली में सर्जिकल चीरा लगाकर श्वसन हेतु एक कृत्रिम मार्ग मतलब आर्टिफिशियल वे बनाया जाता है। जैसे समझिए यहाँ पे श्वास नली है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ट्रेकिया है, ठीक है, गर्दन के पास में आगे सामने ट्रेकिया होता है। अब ये ट्रेकिया में क्या किया जाता है कि एक चीरा लगाया जाता है। अब चीरा क्यों लगाया जाता है? तो कोई व्यक्ति का मुंह का ऑपरेशन हो, मुंह में कैंसर हो, या फिर किसी न किसी कारण से उसका श्वास जो नली है वह जाम हो गया हो और श्वास नहीं ले पा रहा हो, दिक्कत होता हो, तो उसको ये ट्रेकिया का ऑपरेशन किया जाता है, जिसे ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। और यह ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि श्वास नली में एक आर्टिफिशियल एक कृत्रिम मार्ग बनाया जा सके श्वसन के लिए, ठीक है, समझ गए इतना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यह प्रक्रिया ट्रेकियोस्टोमी कहलाती है। अब यह जो सर्जरी के द्वारा चीरा लगाकर एक आर्टिफिशियल वे बनाया जाता है ना, इसी को ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। ट्रेकिया का सर्जरी द्वारा एक आर्टिफिशियल वे बनाना ही ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है। इसकी ओपनिंग ट्रेकिया के तीसरी या चौथी रिंग के बीच बनाई जाती है। अब आप लोग को पता है कि यह ट्रेकिया है, ठीक है, इस ट्रेकिया में ऐसे ऐसे करके रिंग लगा होता है, एक रिंग रहता है, तो इसमें रिंग जो होता है, तो ये जो चीरा लगाने का जो जगह है, कहाँ चीरा लगाया जाएगा, तो ये जो है आपका तीसरी और चौथी रिंग के बीच में यहाँ पे चीरा लगाया जाता है, और यहाँ से बाहर एक ट्यूब जो है ऐसे बाहर निकाला जाता है, और यहाँ पे इसको कस के शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि यह ट्यूब इधर से उधर ना हिले डुले, और गर्दन से बाहर व्यक्ति का एक ट्यूब निकाल दिया जाता है, और इसमें जो है इसके द्वारा व्यक्ति सांस लेता है आराम से, ठीक है। तो यही चीज़ें है कि रिंग बनाई जाती है तीसरी चौथी रिंग के बीच, इस ओपनिंग में एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, ठीक है, वही ट्यूब जिससे एयर ले सके, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखिए, इट इज ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है, देख लीजिए, इट इज ए सर्जिकल प्रोसीड्यूर इन विच एन आर्टिफिशियल वे इज मेड फॉर ब्रीथिंग बाय द मेकिंग ए सर्जिकल इंसिजन इन द पेशेंट ट्रेकिया और विंड पाइप। देखिए इट इज ए सर्जिकल प्रोसेस, ठीक है, यह एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर है, इन विच जिसमें एन आर्टिफिशियल वे मतलब कृत्रिम मार्ग इज मेड बनाया जाता है फॉर ब्रीथिंग श्वसन के लिए,
बाई मेकिंग ए सर्जिकल इंसिजन, किसके द्वारा, एक सर्जिकल चीरा लगाने के द्वारा इन द पेशेंट्स ट्रेकिया और विंड पाइप, पेशेंट के ट्रेकिया और विंड पाइप में एक सर्जिकल इंसिजन चीरा लगाया जाता है फॉर द, किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए और एक आर्टिफिशियल वे बनाने के लिए, और यह टोटल प्रोसेस एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर होता है। ठीक है, कहाँ पे चीरा लगाया जाता है सर्जिकल इंसिजन, तो पेशेंट के ट्रेकिया या विंड पाइप में। ठीक है, देख लीजिए, दिस प्रोसीड्यूर इज कॉल्ड ट्रेकियोस्टोमी, और यही प्रोसेस को जो है हम लोग ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। इट, देखिए इस बार के लिए यह लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, पूछेगा। इट्स ओपनिंग इज मेड बिटवीन द थर्ड और फोर्थ रिंग, यह कहाँ पे इसको चीरा लगाया जाता है, तो थर्ड और फोर्थ रिंग के बीच में। ठीक है, ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के थर्ड और फोर्थ रिंग के बीच में चीरा लगाया जाता है। एंड ए ट्यूब इज इंसर्टेड इन दिस ओपनिंग, और ये जो चीरा लगाया जाता है 3 और चौथे रिंग के बीच, यहीं से एक ट्यूब निकाल दिया जाता है बाहर, जिससे व्यक्ति आसानी से अपना श्वास बाहर से ले पाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चौथा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज क्या होता है बताना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ड्रेनेज भी एक प्रकार के प्रक्रिया ही है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी को विशेष सन स्थिति में, मतलब समान स्थिति में रखकर शरीर की गुहाओं से तरल को गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से बाहर निकाला जाता है। अब समझिए किसी व्यक्ति को पेट में पानी हो गया हो या फिर फेफड़ा के गुहा में तरल भर गया हो, प्लूरल इन्फ्यूजन हुआ हो, तो ये प्रक्रिया के द्वारा, पोस्चुरल ड्रेनेज के द्वारा शरीर से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, शरीर के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के द्वारा शरीर से तरल को बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है वह पोस्चुरल ड्रेनेज होता है। ठीक है, इसमें होता यह है कि एक विशेष स्थिति में रखा जाता है शरीर को, और ऐसे स्थिति में रखा जाता है ताकि उस शरीर के अंग से वो तरल आसानी से निकल जाए गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से। इसीलिए ऐसे मेन इसमें जो रोल होता है वह पोजीशन का ही होता है, स्थिति का ही, जिससे आसानी से ऐसे स्थिति में रखा जाता है कि शरीर के जिस भी भाग में, गुहा में, कैविटी में तरल है, वहाँ से तरल निकल जाए बाहर। ठीक है, चलिए अब पोस्चुरल ड्रेनेज देखिए, इसी को इंग्लिश में इट इज ए प्रोसीड्यूर, यह एक प्रक्रिया है इन बीच जिसमें फ्लूड इज ड्रेनेड, मतलब फ्लूड इज ड्रेनेड आउट ऑफ बॉडीज कैविटी, मतलब तरल जो है वह शरीर से बाहर, शरीर की गुहाओं से बाहर निकालने के लिए यह एक प्रक्रिया अपनाया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब यह एक विशेष जो है आपके किसके, एक विशेष गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के द्वारा, कीपिंग द पेशेंट इन ए स्पेशल पोजीशन, मतलब पेशेंट को एक स्पेशल पोजीशन में रखकर, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव के द्वारा शरीर के बाहर, गुहाओं से बाहर तरल निकालने की ही एक प्रक्रिया है जिससे पोस्चुरल ड्रेनेज कहते हैं। ओके, चलिए एंड आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज क्या होता है। वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज, अभी यह भी एक प्रकार का ड्रेनेज ही है, यह भी एक प्रकार का प्रक्रिया ही होगा। चलिए देख लीजिए, इस विधि द्वारा प्लूरल स्पेस, मतलब इस विधि के द्वारा वाटर चेस्ट ड्रेनेज में जो है, इस विधि के द्वारा जो प्लूरल स्पेस होता है, प्लूरल में जमा असमान वायु तथा स्रावों को बाहर निकाला जाता है। यह स्राव रक्त, मवाद, पानी या अन्य कोई तरल हो सकता है। देखिए हम लोग ऊपर पोस्चुरल जो ड्रेनेज देखे हैं तो वह शरीर के किसी भी कैविटी के लिए देखे हैं, वहाँ पे फिक्स नहीं था कि फलाने ही कैविटी से निकाला जाएगा इस प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन वाटर सील ड्रेनेज जो है, वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज जो है, इस विधि प्रक्रिया में प्लूरल स्पेस, मतलब जो फेफड़ा का जो स्पेस जगह है ना, वहीं से जो है तरल और असमान वायु को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्पेसिफिक है, यह जो है फिक्स है। ठीक है, यह स्राव सिक्रेशन रक्त का हो सकता है, मवाद का हो सकता है, पानी का और अन्य कोई तरल हो सकता है जो आपके फेफड़ा के जगह पर आसपास जमा हो। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे वायु के प्रवेश को पूर्णतः रोकने के लिए इस विधि में पानी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे जल अवशोधित तंत्र वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। देखिए इसमें वाटर क्यों लगा है, तो इसमें वाटर इसीलिए लगा है कि इसमें वाटर क्या करता है कि
जो है बाहर से उस जगह पर जहाँ पे पानी और रक्त या मवाद निकालना है प्लूरल स्पेस से, वहाँ पे कोई हवा जो है शरीर में प्रवेश न होने दे। हवा का जो प्रवेश है वायु का, उसे पूर्णतः रोक दे। और इसके लिए ही इस विधि में पानी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसे जो है जल अवशोधित तंत्र कहते हैं, वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, बाकी ड्रेनेज है तो इसका भी काम वही है कि शरीर के प्लूरल स्पेस से बाहर निकालना। ठीक है, इंग्लिश देख लीजिए। वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज क्या होता है? बाय दिस मेथड मतलब इस विधि के द्वारा एबनॉर्मल एयर मतलब असमान वायु एंड और सिक्रेशन मतलब स्राव डिपोजिटेड इन द प्लूरल स्पेस आर टेकन आउट। मतलब इस विधि के द्वारा एबनॉर्मल एयर एंड और सिक्रेशन, एबनॉर्मल असमान वायु और स्राव को डिपोजिट इन द प्लूरल स्पेस मतलब प्लूरल स्पेस आर टेकन आउट, बाहर किया जाता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा। दिस डिस्चार्ज कैन बी मतलब यह जो डिस्चार्ज हो सकता है ब्लड का, पस का, वाटर का और एनी अदर लिक्विड का हो सकता है जो प्लूरल स्पेस में जमा हो। ठीक है, लिख लीजिए। वाटर इज यूज्ड इन दिस मेथड, वाटर का उपयोग इस मेथड में प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर कम्प्लीटली, एयर प्रवेश ना करे बॉडी में, जिससे दिक्कत हो जाएगा डायरेक्टली अगर एयर प्रवेश कर जाएगा बहुत तो शरीर में वाटर का उपयोग इसमें इसीलिए किया जाता है ताकि एंट्री को बचाया जा सके, एयर के एंट्री को कम्प्लीटली बचाया जा सके अंदर। ठीक है, हेंस अतः इट इज़ कॉल्ड वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, इसीलिए इसे जो है वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज कहते हैं। तो आज आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या इतना देर का वीडियो सही है या इससे और छोटा करें? ठीक है, हिंदी इंग्लिश है तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा ही होगा, बाकी मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। PDF आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही आपको 2 सप्ताह तक लगभग जितने भी चारों सब्जेक्ट है सबका 40 से 50 डिफिनीशन होगा, हम करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।